एपिसोड 91। रिव्यांश और विहान की बहस, गुस्सा, खराब हालत। विहान की आवाज़ सुनकर रिव्यांश ने बिना किसी इमोशन को देखा। विहान का चेहरा देखते ही उसे तुरंत याद आ गया था कि ये आयरा का कज़न भाई है, जिसकी आयरा के साथ अच्छी बनती है। रिव्यांश अपनी आंखें छोटी कर विहान को घूरने लगा। उसे विहान के बारे में अब तक जितनी भी चीज़ें पता थीं, उन सब से रिव्यांश को उससे जलन होने लगी। उसकी बीवी के उससे ज्यादा विहान क्लॉज है, ये सोच सोच कर ही रिव्यांश को विहान से अलग ही चिढ़ होने लगी। रिव्यांश बोरियत से बोला, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? ये हॉस्पिटल तुम्हारे पूर्वजों का है क्या, जो तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता है? ये कहते हुए उसकी आवाज़ बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं थी। वो एक आम लड़ाकू आदमी के जैसे बात कर रहा था, जो हर छोटी छोटी बात पर लड़ता रहता है। विहान हैरानी से रिव्यांश को देखने लगा। उसने रिव्यांश ओबेरॉय के बारे में बहुत कुछ सुना था, उसके पोल्ड एटीट्यूड के बारे में भी उसने बहुत सी बातें सुनी थीं, लेकिन किसी अनजान इंसान से वो इस तरह बात करता है, इसके बारे में विहान को बिल्कुल भी नहीं पता था। विहान ने खुद को संभाला और रिव्यांश की आंखों में देखकर प्रोफेशनल टोन में बोला, सॉरी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप मेरी बहन के सामने खड़े हो तो मेरा सवाल करना जायज़ है। ये हॉस्पिटल मेरा है, आपका है या किसी और का है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी मामी यहाँ एडमिट है और हमने यहाँ फीस फिल की है। हम अपने वार्ड के बाहर खड़े हैं। अगर आपका भी कोई रिलेटिव यहाँ है तो आप उसके पास जा सकते हैं, यहाँ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। उसने शांति से अपनी बात कही और रिव्यांश को देखने लगा। रिव्यांश ने विहान को घूरते हुए कहा, मैं अपने रिलेटिव के वार्ड के पास ही खड़ा हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो रास्ता उस तरफ है। अगर जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो गार्ड्स बुलवा देता हूँ, वो अच्छे से तुम्हारी हेल्प कर देंगे। उसकी बात सुनकर अब विहान को भी गुस्सा आने लगा। उसे रिव्यांश ओबेरॉय के बारे में बहुत कुछ पता था, और ये भी उसकी बहन ने इसी आदमी को बचाने के लिए उन गुंडों को मारा था। पहली बार उसने आयरा को किसी को मारते हुए देखा था, लेकिन क्या अब ये आदमी उसकी बहन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है? इसके पास कोई और काम धंधा नहीं है उसकी बहन के आगे पीछे घूमने के अलावा? इसका रिलेटिव कौन है? ये वार्ड तो उसकी मामी का है, जिसमें उनका ऑपरेशन हो रहा है। ये सब सोचते हुए विहान ने गुस्से से रिव्यांश को देखा और कहा, मिस्टर ओबेरॉय, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बहन का पीछा करेंगे। ये मेरी मामी का वार्ड है, यहाँ आपका कोई रिलेटिव नहीं है, इसलिए मुझे नहीं, आपको यहाँ से जाना चाहिए। उसकी बात पर रिव्यांश कुछ बोलने को होता है, लेकिन तभी आयरा उन दोनों को देखकर गुस्से से बोली, हो गया आप दोनों का? अब दोनों निकलो यहाँ से, और मुझे अपने आसपास भी आप नहीं दिखने चाहिए, वरना दोनों को लात मारकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। ये कहते हुए वो बुरी तरह दोनों को घूर रही थी। वो पहले से अंशिका जी को लेकर परेशान थी, और अब रिव्यांश और विहान दोनों लड़ाई करके उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब कर रहे थे। रिव्यांश ने आयरा को देखा और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर फेंक दो? उसके इस सवाल पर आयरा कुछ पल रुककर बोली, मेरी हिम्मत अभी आपने देखी कहाँ है। मैं अभी बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे आप में से कोई नहीं चाहिए, इसलिए अच्छा होगा आप दोनों यहाँ से चले जाओ। विहान के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने रिव्यांश का देखा और जल्दी से बोला, देखा, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। बेवजह मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। आप जाओ यहाँ से। मैं हूँ अपनी बहन और मामी को संभालने के लिए। मेरी बहन के ज्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वो आयरा के पास बैठ गया और अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखकर रिव्यांश को घूरने लगा, जैसे वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा हो अपने सामने खड़े डेविल से। रिव्यांश ने विहान के हाथ को देखा। उसे विहान का हाथ आयरा के कंधे पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। अगले ही पल रिव्यांश ने आयरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। आयरा उसके सीने से आ लगी। उसने कस के उसके शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। रिव्यांश ने उसे हल्का सा खुद से दूर किया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, रिलैक्स एंजल, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मॉम बिल्कुल सेफ हैं। उन्हें ब्लड की ज़रूरत थी, डैड ने उन्हें ब्लड डोनेट कर दिया है और अब उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। पैरों में चोट ज़्यादा आई है, बाकी सब ठीक है। मैंने खुद ने रिपोर्ट्स देखी हैं और अंदर जो हो रहा है उसकी हर एक अपडेट है मेरे पास, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बोलकर उसने हल्के से उसके माथे पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आयरा को रिव्यांश की बाहों में अलग ही सुकून मिल रहा था।
उसे रिव्यांश से कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही थी। उसका सिक्स्थ सेंस उसे रिव्यांश को बुरा नहीं बता रहा था। जब विहान ने आयरा को रिव्यांश की बाहों में देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से से बोला, रिव्यांश ओबेरॉय, मेरी बहन को छोड़ो। ये मेरी बहन है और तुम मेरे सामने मेरी बहन के क्लोज नहीं हो सकते हो। मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो जैसे ही आयरा का हाथ पकड़ने को होता है, तभी रिव्यांश आयरा को लेकर एकदम से घूम गया, जिससे अब विहान के सामने रिव्यांश की पीठ थी और आयरा उसके सीने से लगी हुई थी। रिव्यांश ने सर टेढ़ा कर विहान को देखा और उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी बहन मेरी वुमन है। अगर तुम हमें क्लोज नहीं देख सकते हो तो अपनी आंखें किसी को दान कर दो, क्योंकि अब ये नज़ारे तुम्हें देखने को हर रोज मिलेंगे। बहुत जल्द मैं तुम्हें मामा बना दूंगा। ये कहते हुए वो आंखें छोटी किए विहान को घूर रहा था। उसका जवाब सुनकर विहान की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। वो धीरे से बोला, मामा। एपिसोड 92 बेइज्जती, पर्सनल स्लट। बोलकर उसने गुस्से से रिव्यांश को देखा और चिल्लाते हुए कुछ बोलने को होता है, लेकिन तभी आयरा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। विहान, प्लीज़ एटलीस्ट तुम तो चुप रहो। तुम तो काफ़ी समझदार हो ना, फिर बेवकूफ़ों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? उसकी ये बात सुनते ही विहान कुछ पल के लिए खामोश हो गया, लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे पर लंबी चौड़ी स्माइल आ गई। उसकी बहन ने रिव्यांश ओबेरॉय के मुंह पर ही उसे समझदार और इनडायरेक्टली रिव्यांश ओबेरॉय को बेवकूफ़ बोला है। ये सोच सोचकर विहान का सीना एटीट्यूड से चौड़ा हो गया। वो अपना सर ऊपर उठा, मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ रिव्यांश को देखने लगा। रिव्यांश ने घूरकर आयरा को देखा। उसकी एंजल ने उसे बेवकूफ़ बोला है, ये बात उसे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने आयरा से कुछ कहा भी नहीं। वो आयरा को ही बच्ची समझ रहा था, जिसे अभी किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था। रिव्यांश ने आयरा को और भी ज्यादा टाइट अपनी बाहों में भर लिया। त्रेहान ओबेरॉय उनसे कुछ दूर खड़े उन तीनों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी अचानक बाहर की तरफ सबको शोर सुनाई दिया। शोर को सुनकर आयरा ने रिव्यांश के सीने से अपना सर बाहर निकाला और उस तरफ देखा जहां नितेश जी, आशीष, दादा दादी और 3 वार्ड बॉय तेज कदमों से उनकी तरफ आ रहे थे। वार्ड बॉयज ने स्ट्रेचर को पकड़ा हुआ था और जिन पर कलिका और कशिश लेटी हुई थीं। कलिका की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वहीं कशिश के मुंह से खून निकल रहा था। उसके आगे के दांत टूट गए थे, जिस वजह से मुंह से खून आ रहा था। उन दोनों माँ बेटी की ही हालत कुछ ठीक नहीं थी। आशीष, नितेश जी, दादा दादी को कलिका की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन कशिश के लिए उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। तभी अचानक नितेश जी और आशीष की नजरें आयरा पर पड़ी, जो रिव्यांश के सीने से लगी खड़ी उन्हें ही देख रही थी। आयरा को रिव्यांश ओबेरॉय के सीने से लगा देख नितेश जी और आशीष के कदम एकदम से रुक गए और वो शॉक्ड होकर उन दोनों को देखने लगा। ये नाजरा उन दोनों के लिए ही बहुत शॉकिंग था। इनफैक्ट सबके लिए ये शॉकिंग होने वाला था। रिव्यांश को नितेश जी और आशीष बहुत अच्छे से जानते थे। अभी नितेश जी यही बात एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कि आयरा ही एआर है, और अभी दूसरा झटका उन्हें बिजनेस के बेताज बादशाह रिव्यांश ओबेरॉय के इतने क्लोज आयरा को देखकर लग गया। वो तीनों वार्ड बॉय कशिश और कलिका को वार्ड के अंदर ले गए। दादा दादी ने जब नितेश जी और आशीष को इस तरह रुका हुआ देखा तो वो कन्फ्यूजन से बोले, तुम दोनों को क्या हुआ है, इस तरह किसे देख रहे हो? ये कहते हुए उन्होंने जैसे ही उनकी नज़रों का पीछा कर आयरा को देखा तो वो एकदम से हैरान रह गए। दादा दादी के आगे की बात उनके मुंह में ही अटक गई। वो सब किसी पागल बंदर की तरह आंखें फाड़े आयरा और रिव्यांश को देख रहे थे। उन सबको अपनी तरफ इस तरह देखता देख आयरा ने कोई खास रिएक्ट नहीं की और न ही वो रिव्यांश से दूर हुई। तभी अंशिका जी के वार्ड का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर्स की टीम बाहर आई। आयरा ने तुरंत उस तरफ देखा। वो रिव्यांश से अलग हुई और डॉक्टर के पास आकर बोली, डॉक्टर, अब कैसी है मेरी मॉम? इज शी ओके? आयरा के चेहरे पर परेशानी देखकर और उसकी फिक्र भरी आवाज़ सुनकर सामने खड़े डॉक्टर आशुतोष मुस्कुराकर बोले, शी इज़ फाइन नाउ, वो खतरे से बाहर है। 4-5 घंटों में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप मिल सकते हैं उनसे। एक बात का ध्यान रखना, उनके माइंड पर कोई प्रेशर ना पड़े, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। आयरा ने धीरे से सर हिला दिया। रिव्यांश आयरा के पास आया और उसका हाथ पकड़ आंखों से सब कुछ ठीक होने का इशारा किया। आयरा ने धीरे से उसके कंधे पर सर टिका लिया। रिव्यांश ने उसकी हथेली को पकड़ा हुआ था और वो चुपचाप वार्ड के अंदर लेटी अंशिका जी को देख रहा था। आयरा इन सब से थोड़ी थक गई थी, उसकी बॉडी को अभी रेस्ट की ज़रूरत थी। रिव्यांश को आयरा के इतने क्लोज देखकर विहान का सारा मूड खराब हो गया। उसे रिव्यांश आयरा के साथ में अच्छा नहीं लग रहा था। विहान आयरा के पास आया और उसका दूसरा हाथ पकड़ रिव्यांश को घूरने लगा। रिव्यांश ने सर घुमा विहान को देखा। उसे विहान की नज़रों से रति भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दादा दादी और आशीष, नितेश जी चारों उन सबके पास आए। दादी हैरानी से बोली, आयरा,
और विहान, ये मिस्टर ओबेरॉय तुम दोनों के साथ क्या कर रहे हैं, और बहू कैसी है अब? ये कहते हुए उन्होंने रिव्यांश को देखा। रिव्यांश ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर ऐसे अपनी नज़रें फेर ली जैसे वहाँ कोई है ही नहीं। उसकी इस हरकत पर दादी को थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होने लगी। विहान ने बोरियत से दादी को देखा और कहा, कौन सी बहू? आप किस बहू की बात कर रहे हैं? आपने शायद गलत सवाल कर लिया है। आपको अपने बेटे की पर्सनल स्लट के बारे में पूछना चाहिए कि वो इस वक्त कैसी है, कहाँ है, ठीक है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 93। नितेश गोयनका की बेइज्जती। भीगी पलकें। विहान ने बोरियत से दादी को देखा और कहा, कौन सी बहू? आप किस बहू की बात कर रहे हैं? आपने शायद गलत सवाल कर लिया है। आपको अपने बेटे की पर्सनल स्लट के बारे में पूछना चाहिए था, मिसेस कलिका सिन्हा। वही तो अब आपके बेटे की औरत है। ये सुनते ही दादी ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। ऐसा ही हाल नितेश जी और बाकी सबका था। दादी ने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर धीमी सी आवाज़ में बोली, विहान, ये पब्लिक एरिया है। हॉस्पिटल में सब आ जा रहे हैं। तुम सबके सामने इस तरह की बातें नहीं कर सकते हो। हमने जो पूछा है बस उसी का जवाब दो तो बेहतर होगा। ये सुनते ही आयरा ने उनकी तरफ देखा और बोरियत से बोली, जब आपके बेटे को दूसरी औरत बनाते शर्म नहीं आई तो अब क्यों आ रही है? मिस्टर नितेश गोयनका का ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, तो अब आप लोगों को कोई भी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे लेकर हॉस्पिटल आए हो उससे मिलो, ट्रीटमेंट करवाओ और निकलो यहाँ से। नितेश जी ने एक गहरी सांस भरी और वो आयरा के पास आकर धीमी सी आवाज़ में बोले, आयरा, एक पेपर पर साइन करने से रिश्ते टूट नहीं जाते हैं। अंशिका हमारे साथ 25 सालों से रही है, फिक्र है हमें उसकी। तुम घर की बातें बाहर वालों को क्यों चिल्ला चिल्ला कर बता रही हो? और तुम मिस्टर रिव्यांश ओबरॉय के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है ये कौन है? इनका बिजनेस में कितना बड़ा नाम है। हमें बहुत अच्छे से पता है तुम्हें बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है, और नहीं तुम एआर हो। तुमने ज़रूर खुद को एआर बताकर ही मिस्टर रिव्यांश ओबरॉय से दोस्ती की होगी। जब उन्हें तुम्हारी रियलिटी पता चलेगी तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये सब कहते हुए वो परेशानी से आयरा को देख रहे थे। उनकी बातें सुनकर आयरा ने अजीब नज़रों से उन्हें देखा और हंसते हुए बोली, वाह, मिस्टर भट्टू को आज मेरी टेंशन हो रही है। यू नो व्हाट मिस्टर भट्टू, रिच लोगों से आपकी फटती होंगी, आयरा की नहीं। यू नो व्हाट, जो जैसा होता है वो सामने वाले को भी वैसा ही समझता है। आप जैसा झूठा इंसान जिसके लिए सच और झूठ सब गुड़ गोबर है, ऑफकोर्स वो सामने वाले को भी अपने जैसा ही समझेगा। मुझे अपनी तरह समझना बंद कीजिए। और क्या कहा आपने? 25 सालों का रिश्ता? रिश्ता नहीं, हेल था वो, जो मेरी मॉम ने आपके साथ रहकर झेला। और अब आप सब फिर से चाहते हो मेरी मॉम फिर से तुम्हारे जैसे आदमी के पास जाएगी जिसकी छोटी छोटी बातों पर फटती रहती है, जो सिर्फ औरतों के साथ सोना जानता हो। ये कहते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी तेज थी, जिससे आसपास के लोगों को भी आयरा की बातें अच्छे से सुनाई दे गईं। सब मूड मुड़कर अजीब नज़रों से गोयनका फैमिली को देख रहे थे। यहाँ ऑलमोस्ट सारे लोग ऊंचे घराने के थे, इसलिए सब गोयनका फैमिली को जानते थे, और कुछ दिनों पहले वायरल हुई न्यूज़ भी सबने देखी थी। नितेश गोयनका की बेटी के मुंह से अपने बाप के लिए गालियां सुनकर सब नितेश गोयनका को ही बुरा बोलने लगे। कितना घटिया आदमी निकला नितेश गोयनका, इसकी बेटी तक इससे नफरत करती है। अपने दोस्त की बीवी के साथ मिलकर अपनी बीवी को धोखा दे रहा था, और अभी भी अपनी खुद की बीवी की जगह अपने दोस्त की बीवी को लेकर हॉस्पिटल आया। छी, ऐसा पति तो किसी भी औरत को न मिले। एक औरत ने नफरत से नितेश जी को देखते हुए कहा। उस औरत की बात सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग भी उसकी हाँ से हाँ मिलाते हुए नितेश जी और पूरी गोयनका फैमिली को गालियां निकालने लगे। उन सब की बातें सुनकर दादा दादी का चेहरा शर्म से झुक गया। उन्हें आयरा पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आखिर उसी ने तो मौका दिया था सब लोगों को बोलने का। अगर वो हॉस्पिटल में आकर इतनी तेज आवाज में ये सब नहीं बोलती तो किसी को कुछ याद नहीं आता। नितेश जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनकी नज़रें अपने आप झुक गईं और आंखों में हल्का सा पानी आ गया। कभी ये लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, और आज यही सब उनके अगेंस्ट खड़े थे। सही कहते हैं लोग, वक्त को बदलते देर नहीं लगती है। कभी उनका भी रुतबा था, बीवी थी, इज्जत थी, सब कुछ था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। ये सब सोचते हुए उनकी आंखें आंसुओं से डगमगा गईं। सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा। लोगों का शोर शराबा सुनकर एक नर्स वहां आई और गुस्से से सबकी तरफ देखकर बोली, आप सब प्लीज शोर करना बंद कीजिए। ये हॉस्पिटल है, कोई सर्कस हाउस नहीं जहां सब चिल्ला सकते हैं। पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज कीप साइलेंस। सारे लोग एकदम से चुप हो गया और अपना सर झुका वहां से निकल गए। नर्स भी एक नज़र गोयनका फैमिली को देखकर वहां से चली गई। तभी त्रिहान ओबरॉय नितेश जी के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर सर्द आवाज में बोले,
मिस्टर गोयनका, अपनी बची कुची इज्जत को भी उतरवाना चाहते हो क्या? अगर नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए। मिस अंशिका और उनकी बेटी आपसे बात में इंटरेस्टेड नहीं है, सो आप यहाँ खड़े होकर अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये कहते हुए उनकी पकड़ नितेश जी के कंधे पर कसती जा रही थी, जिससे उन्हें अपने कंधे में बहुत तेज दर्द होने लगा। आह! अचानक ही नितेश जी के मुंह से चीख निकल गई। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 94 राखी पुरानी यादें आशीष का गिल्ट। तभी त्रेहान ओबरॉय नितेश जी के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर सर्द आवाज में बोले, मिस्टर गोयनका, अपनी बची कुची इज्जत को भी उतरवाना चाहते हो क्या? अगर नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए। मिस अंशिका और उनकी बेटी आपसे बात में इंटरेस्टेड नहीं है, सो आप यहाँ खड़े होकर अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये कहते हुए उनकी पकड़ नितेश जी के कंधे पर कसती जा रही थी, जिससे उन्हें अपने कंधे में बहुत तेज दर्द होने लगा। आह! अचानक ही नितेश जी के मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर रिव्यांश के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। आयरा की नजरें त्रेहान जी के हाथ पर टिकी थी। नितेश जी ने तुरंत रेहान जी का हाथ अपने कंधे से हटाया और 2 कदम पीछे हट अपना एक हाथ कंधे पर रखकर बोले, मिस्टर ओबेरॉय, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। मानता हूं आप बिजनेस और एज में मुझसे कहीं ज्यादा आगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मेरे साथ बदतमीजी से पेश आएंगे। हमारे बीच तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इनफैक्ट हम तो पहली बार मिल रहे हैं, फिर इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं? त्रेहान जी अजीब नज़रों से नितेश जी को देख रहे थे। उनके फेस एक्सप्रेशन देखकर ही समझ आ रहा था कि वो नितेश जी के सवालों के जवाब देने में ज़रा से भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। वो बोरियत से बोले, इज्जत से बात करने के लिए सामने वाला इज्जतदार होना चाहिए मिस्टर नितेश गोयनका, और आपकी इज्जत के चर्चे इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि मुंह से इज्जतदार वर्ड्स निकलते ही नहीं हैं। प्लीज़ आप साइड हटिए, मुझे बदबूदार लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है। ये कहते हुए वो अपनी 2 उंगलियों से नितेश जी को पीछे हटने का इशारा कर रहे थे। दादा दादी ने एक गहरी सांस भरी और नितेश जी का हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ ले गए। वो वहां रुककर अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे। आशीष जो वहीं खड़ा था, वो हिम्मत करके आगे आया और अपना सर झुकाकर बोला, मिस्टर ओबेरॉय, मुझे अपनी बहन से बात करनी है और आप मुझे अपनी बहन से बात करने से नहीं रोक सकते हैं। ये कहते हुए उसने एक नज़र त्रेहान जी को देखा और फिर आगे बढ़कर आयरा का हाथ पकड़ लिया। विहान, रिव्यांश, त्रेहान जी और आयरा खुद अपने उस हाथ को घूर रही थी जिसे आशीष ने पकड़ा हुआ था। आयरा ने झटके से आशीष से अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से से बोली, कितने ढीठ हो तुम सबके सब। मैंने इतनी बार कहा है कि मीरा तुम जैसे घटिया लोगों से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी इतनी सी बात समझ नहीं आती? निकलो जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझे अपनी ये घटिया शक्ल मत दिखाना। अब तुम्हें याद आया है कि तुम्हारी कोई बहन भी है? तब कहाँ गए थे तुम जब सब मुझे बेइज्जत करते थे? तुम भी तो उनमें से ही थे जिसे मेरी बेइज्जती करना सबसे अच्छा लगता था। मैंने खुद के लिए स्टैंड लेना क्या सीख लिया, तुम सब के सब गिरगिट की तरह रंग बदलकर वापस मेरे पास ही आने लगे। तुम सबको इंसान नहीं सांप बनाना चाहिए था। ये सब कहते हुए आयरा गुस्से से आशीष को देख रही थी। आशीष गिल्ट भरी नज़रों से आयरा को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जब आयरा भाई भाई कहकर उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बर्थडे वाले दिन भी कभी उसे विश तक नहीं किया, जबकि कशिश के बर्थडे की प्लानिंग महीनों पहले ही शुरू हो जाती थी। आशीष के सामने बचपन का एक सीन घूमने लगा जब आयरा 5 साल की थी। उसने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी थी और पैरों में कार्टून टाइप सैंडल। वो अपने हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े नन्हे पैरों से पूरे हॉल में भाग रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी आशीष 7 साल की कशिश का हाथ पकड़े अंदर आया। उसकी कलाई पर राखी बंधी थी और माथे पर तिलक लगा हुआ था। आशीष को देखते ही आयरा खुशी से चहकते हुए उसकी तरफ दौड़ी। वो अपनी तोतली आवाज में खुश होते हुए बोली, भाई याद है, अब आलिया उन्हें लाखी बांधेगी और उच्चे अच्छे अच्छे गिफ्ट लेगी। ये कहते हुए अचानक ही उसके नन्हे कदम लड़खड़ा गए और वो मुंह के बल फ्लोर पर जा गिरी। उसके हाथ से लिफाफा छूटकर आशीष के पैरों में जा गिरा। आयरा ने नजरें उठा उस लिफाफे को देखा और फिर सर उठा आशीष को। वो जस्ट उसके पैरों के सामने गिरी थी। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। होंठ बाहर की तरफ निकल आए थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी भी वक्त रो देगी। उसके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। गिरने से आयरा के घुटनों पर चोट लग गई थी, जिससे वो हल्के हल्के छिल गए थे और वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। आयरा रोते हुए बोली, भाई प्लीज हेल्प मी। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ आगे की तरफ उठा दिए। आशीष बिना किसी एक्सप्रेशन के आयरा को देख रहा था। वो उसकी हेल्प करने की बजाय अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम जानबूझकर गिरी हो ना,
ताकि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाऊं? मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरी बहन नहीं हो, और इसमें क्या है? ये कहते हुए उसने गुस्से से लिफाफा अपने हाथ में उठाया और उसे खोलकर देखा, जिसमें राखी थी, और वो राखी आयरा ने खुद अपने नन्हे हाथों से बनाई थी। उसने धागे में मोती पिरोकर वो राखी बनाई थी और बीच में छोटा सा कवर लगा था जिस पर प्यारे भाई नाम लिखा था। उस राखी को देखकर आशीष हंसते हुए बोला, मैंने अपनी लाइफ में इतनी घटिया राखी नहीं देखी। छी, मैं ऐसी राखी बंधवाने से अच्छा अपना हाथ काटकर फेंक दूं, बोलकर उसने राखी को डस्टबिन में फेंक दिया और आयरा को वैसे ही फ्लोर पर पड़ा छोड़कर कशिश को लेकर वहां से चला गया। दूर खड़ी अंशिका जी अपनी नम आंखों से ये सब देख रही थी। वो जल्दी से आयरा के पास जाने को होती हैं, लेकिन तभी नितेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए रूम में ले गए। क्या हुआ मिस्टर आशीष गोयनका, उल्लू की तरह क्या खड़े हो? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 95 पुरानी यादें, आशीष का माफी मांगना। क्या हुआ मिस्टर आशीष गोयनका, उल्लू की तरह क्या खड़े हो? आयरा ने आशीष को कहीं खोया हुआ देखकर तंज कसते हुए कहा। आयरा की आवाज़ सुनकर आशीष एकदम से अपने होश में आया। उसकी आंखों से आंसू कब लुढ़क आए ये उसे खुद को पता नहीं चला। आशीष ने रुंधे गले से कहा, आई एम सॉरी आयरा, फॉर एवरीथिंग। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। प्लीज़ अपने भाई को माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ आयरा, प्लीज़ एक बार अपने भाई को माफ़ करो। उसकी बात सुनकर आयरा ने हल्की हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं, बल्कि तंज और तिरस्कार था जो आशीष का मजाक उड़ा रहा था। उसकी आंखों में वो ठंडापन था जो किसी को भी भीतर तक जला दे। आयरा ने ठंडी नज़रों से आशीष को देखते हुए कहा, भाई? उसने इस शब्द को ऐसे दोहराया जैसे जहर मुंह में भर कर बोल रही हो। कौन सा भाई आशीष गोयनका? वो जो बचपन में मेरी राखी डस्टबिन में फेंक गया था, या वो जो सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा देखता रहा? तुम जैसे लोग सिर्फ तब याद आते हो जब ज़मीर जागता है, लेकिन अफसोस तुम्हारा ज़मीर तो बहुत देर से जागा। तुम्हें देखकर मुझे भाई वर्ड सुनने में भी बहुत गंदा लगता है। तुम्हारे जैसे भाई होने से अच्छा मैं बिना भाई के ही ठीक हूँ। उसके शब्द चाकू की तरह चुभ रहे थे। आशीष सिर झुकाए खड़ा था, आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। आयरा, प्लीज़, उस वक्त मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी, आशीष ने सिसकते हुए कहा। उसके आंसू फ्लोर पर गिर रहे थे और अब उसे हिचकियां भी आने लगी थी। आशीष को वाकई में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अगर उसका वश चलता तो वो टाइम को पीछे ले जा सब सही कर देता। आयरा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, समझ नहीं थी? लेकिन नफरत तो समझ कर करते थे ना। मुझे नीचा दिखाना, मेरी बातों पर हंसना, उसमें भी समझ नहीं थी। हर बार जब तुम और कशिश मुझे रूम से बाहर निकाल देते थे तब भी समझ नहीं थी। जब तुम सबके साथ मिलकर खेलते थे और मुझे अपने आसपास भी भटकने नहीं देते थे, 6 साल की एज में मिस्टर गोयनका ने मुझे अनडेवलप्ड कंट्री में भेज दिया, उसमें भी तुम्हारा और उस कशिश का ही हाथ था। आशीष कुछ कहना चाहता था, लेकिन आयरा ने हाथ उठा उसे कुछ बोलने से रोक दिया। वो उसकी बकवास नहीं सुनना चाहती थी। उसे आशीष के आंसुओं से रति भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आयरा ने ठंडी नज़रों से आशीष को देखते हुए कहा, बस अब एक शब्द और नहीं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम लोग मेरे लिए मर चुके हो। आशीष ने रोते हुए कदम बढ़ाया। आयरा, प्लीज़, बस एक बार सुन लो। लेकिन तभी रिव्यांश आयरा के आगे आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। उसने आशीष की कॉलर पकड़ ली और पास खींचते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम हर। उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया और न कभी करेगी। उसकी जिंदगी में तुम्हारा कोई हक नहीं बचा। रिव्यांश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आशीष दर्द से कराह उठा। विहान भी वहीं आ चुका था और उसने बीच में आते हुए रिव्यांश का हाथ धीरे से हटाते हुए आशीष की तरफ देखकर नफरत से कहा, मिस्टर ओबरॉय, छोड़ो इसे। ये लोग दर्द से नहीं, शर्म से जल रहे हैं। तुम जैसे भाई अगर किसी की जिंदगी में हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जैसे लोगों की वजह से ही वो लड़की आज इतनी मजबूत बनी है। उसके हर जख्म पर तुम सबका नाम लिखा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो आप सब की वजह से मेरी लिटिल सिस्टर इतनी स्ट्रांग बन पाई है। विहान की आवाज़ में ठंडापन था, पर हर शब्द सीधा दिल पर चोट कर रहा था। आशीष अब रोते हुए बोला, मैं सच में बदल गया हूँ, मुझसे गलती हुई, बस एक बार माफ़ कर दो। आयरा की आंखों में अब कोई नरमी नहीं बची थी। वो आगे बढ़ी और बहुत शांति में बोली, अगर माफ़ी से जले हुए बचपन लौट आते तो शायद मैं भी तुम्हें माफ़ कर देती। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, द एंड इज़ येट टू कम। तुम सब तो पहले ही गिड़गिड़ाने लगे। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दी। आशीष भी भीगी पलकों से आयरा को देख रहा था। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आयरा से कुछ भी कहने की। वो तुरंत पलटा और रोते हुए वहां से चला गया। उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू गिर रहे थे। आज अगर कोई दुश्मन भी आशीष को इस तरह से रोता देखता तो उसे भी उस पर दया आ जाती।
दादा दादी उदासी से आशीष को जाते देख रहे थे। वो दोनों साइड हटकर कोने में खड़े हो गए। आयरा की कड़वी बातें सुनकर उन दोनों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे फेस कर सकें। रिव्यांश ने गहरी सांस भरी और आयरा की तरफ देखकर बोला, एंजल, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। बोलकर उसने आयरा का हाथ पकड़ा और उसे अंशिका जी के वार्ड के अंदर ले आया। आयरा ने रिव्यांश से अपना हाथ छुड़वाया और झल्लाते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, अकेला रहना है मुझे, प्लीज़ आप सब जाओ यहाँ से। ये कहते हुए उसने एक नज़र बाहर खड़े त्रेहान जी और विहान को देखा और फिर रिव्यांश को घूरने लगी। आयरा का मूड ऑफ हो चुका था और अभी उसे सिर्फ अकेला रहना था। त्रेहान जी का मुंह बन गया। वो धीरे से खुद में बोले, नक चढ़ी पिद्दी। बोलते हुए वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। अब उनका यहाँ कोई काम नहीं था। अंशिका जी से उन्हें कोई खास सिंपथी नहीं थी। वो तो यहाँ रिव्यांश के कहने पर ब्लड डोनेट करने आए थे। विहान के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो रिव्यांश को देखकर बोला, मिस्टर ओबरॉय, क्या आपको सुनाई नहीं दिया? मेरी बहन को अकेला रहना है, सो प्लीज़ आप चलिए मेरे साथ। ये कहते हुए जैसे ही वो वार्ड के अंदर आने को होता है, तभी रिव्यांश ने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम अंदर आए तो तुम्हारा डैड का बिजनेस ऊंचाइयों से ज़मीन पर आ गिरेगा। तुम्हारे डैड का अल्फा प्रोजेक्ट ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ के साथ साइन हुआ है। अगर तुम चाहते हो वो प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो निकल जाओ यहाँ से, वरना। इतना बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।